तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं माइक्रोसोमल और जो दूसरे होते हैं दोज आर द नॉन माइक्रोसोमल। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा इनका डिफरेंस समझते हैं, क्यों इनको कहा जाता है माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल। सो बेसिकली माइक्रोसोम्स आर स्ट्रक्चर्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसीलिए इसको कहा जाता है माइक्रोसोमल। दीज आर प्रेजेंट ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ किडनी, इंटेस्टीन, लंग्स एंड लिवर मेन ऑर्गन। ठीक, नॉन माइक्रोसोमल आर बेसिकली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म and mitochondria. Cytoplasm and mitochondria of the hepatic cells. ठीक है, they are present in the cytoplasm and mitochondria of the hepatic cells. और ये कहाँ पे present होते हैं? They are also present in the plasma. ठीक, तो ये हो गए। अब इनके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेता हूँ अभी। ठीक, ये हो गए माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल। सो नॉन माइक्रोसोमल और माइक्रोसोमल के कुछ एग्जांपल्स आपको आने चाहिए। एग्ज़ाम में अगर आपका वाइवा बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा हो, एन एग्जामिनर इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाई यू और वो चाहे कि आपको वो 20/20 देना चाहे वाइवा में, 20 नंबर का। मैंने काफ़ी अपने स्टूडेंट्स को 20 में 20 दिए हैं इन माई टीचिंग करियर, जो हैव आंसर्ड ब्रिलियंटली। ठीक है, सो माइक्रोसोमल में कुछ एग्जांपल्स, ये तो कल ही मैंने बताया था, यूडीपी ग्लूक्योरोनोसिल ट्रांसफरेज, याद है? ओरे पिया, याद होगा, वेरी गुड। दूसरा साइटोक्रोम P450, ये भी बता चुका हूँ। P का मतलब पिगमेंट और 450 नैनोमीटर इज द वेवलेंथ। ठीक है, और इसमें जो होते हैं वो होते हैं मोनो ऑक्सीजनेजेस। अब नॉन माइक्रोसोमल में जो आते हैं वो होते हैं एस्टरेजेस एंड अमाइडेजेस। ठीक, अब एक फंडामेंटल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इन एंजाइम्स की। माइक्रोसोमल एंजाइम्स लोगों की बातों में बहुत आराम से आते हैं। कोई कुछ कहता है, बहुत इनोसेंट से होते हैं, कोई कुछ भी कह देता है उसकी बात तुरंत मान लेते हैं। सो दे कैन बी इंड्यूस्ड और दे कैन बी इनहिबिटेड। अगर कोई एंजाइम इंड्यूसर होगा तो वो इनका नंबर एंजाइम्स का इंक्रीज़ कर देगा माइक्रोसोमल का, या कोई एंजाइम इनहिबिटर होगा तो इनका नंबर डिक्रीज़ कर देगा। नॉन माइक्रोसोमल के केस में ऐसा नहीं होता, वो किसी की बात नहीं होते, वो होते हैं इंटेलिजेंट, समझदार। तो माइक्रोसोमल थोड़े से बेवकूफ़ और ये नॉन माइक्रोसोमल इंटेलिजेंट। अब ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, एक एग्जांपल बताने के लिए मैंने इनको लिखा है, वारफरिन एंड हेपारिन। बोथ ऑफ देम आर बेसिकली एंटी कोगुलेंट। वारफरिन को ओरल रूट से देते हैं, हेपारिन को पेरेंटरल। वारफरिन मेटाबोलाइज होता है माइक्रोसोमल एंजाइम से और हेपारिन मेटाबोलाइज होता है बाय नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम से। ठीक है, अब ज़रा इसी का एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने किसी मरीज को 100 मॉलिक्यूल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिए, 100 मॉलिक्यूल हेपारिन के दिए और उस पर 50 माइक्रोसोमल एंजाइम्स ने अटैक किया। 50 माइक्रोसोमल एंजाइम्स ने अटैक किया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 डे और कम करके बना दिए 50। इसी सिमिलर मैनर में हमने हेपारिन के 100 मॉलिक्यूल्स एक मरीज़ को दिए, उस पर भी 50 नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स ने अटैक किया और एक दिन में एंड रिजल्ट हमको मिल गया 50 का। ये तो दोनों में एग्जैक्टली सेम हो गया। अब फ़र्क कहाँ पर आया? मैंने आपको क्या बताया था, माइक्रोसोमल होते हैं बेवकूफ़, तो वो बातों में आ जाते हैं। अब वो आ गए बातों में किसकी? एंजाइम इंड्यूसर की। एक एंजाइम इंड्यूसर का एग्जांपल ले लेते हैं, रिफैम्पिसिन। ट्यूबरकुलोसिस में दिस इज़ वन ऑफ द ड्रग्स ऑफ चॉइस, रिफैम्पिसिन। ठीक, रिफैम्पिसिन जो दवाई है, दिस इज़ द
ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड इट इज़ अ पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर, मतलब एंजाइम के नंबर को बढ़ा देगा। तो रिफाम्पिसिन गोली खा रहा है, वो बंदा वारफरिन भी ले रहा है किसी इंडिकेशन की वजह से, एंटीकोगुलेंट वारफरिन को ओरल रूट से ले रहा है, रिफाम्पिसिन भी खा रहा है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो रिफाम्पिसिन चुप्पे से जाके इनके कान में फुसफुसाती है माइक्रोसोमल एंजाइम कि तुम लोग क्यों इतना धीरे धीरे काम करो, थोड़ा तेज करो यार काम, फटाफट यूं यूं यूं। मैंने कहा अच्छा ये कह रहा है, चलो इसकी बात मान लेते हैं। अब ये होते हैं बेचारे सीधे साधे भोले वाले, तो इसकी बातों में आकर के इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक्टिविटी को बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, एक्टिविटी बढ़ते ही 50 के बजाय अब इन्होंने अपना काउंट 90 कर लिया। अब बचे कितने, 10। ठीक, अब क्या हुआ, हम जनरली क्या करे थे जब हम वारफरिन एडमिनिस्टर करे थे, हम हर दिन के मतलब हर दिन हम 100 मॉलिक्यूल्स दे रहे थे, क्योंकि हमको पता था 100 मॉलिक्यूल से इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो हम रोज़ क्या कर रहे थे, 100 या 50 मॉलिक्यूल्स, हम 50 मॉलिक्यूल्स वारफरिन के रोज़ दे रहे थे। मतलब एक दिन के एंड में 100 के 50 हुए, तो हमने दूसरे दिन की शुरुआत में 50 और दे के 100 मॉलिक्यूल बराबर कर दिए, 100 मॉलिक्यूल पे इफेक्ट आ रहा है। बट अब जो वो ट्यूबरक्लोसिस की दवाई खाने लगा, तो अब क्या, वो रिफाम्पिसिन ने कान में फुसफुसाया, अब उसने 50 से कर दिए 90, तो 100 में से 90 एंजाइम्स बढ़ गए, और 90 एंजाइम्स ने 90 मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज कर दिया, बचे कितने, 10। अब आपने 50 दिए, कितने हो गए, 60। इफेक्ट होगा, ज़ीरो इफेक्ट, नो इफेक्ट एट ऑल, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वारफरिन को चाहिए एक्शन शो करनी है, दैट इज़ 100, तो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, जो कि इंड्यूसर्स या इनहिबिटर्स हैं, इनके नाम आपको रटे होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, ताकि कल अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करो और किसी मरीज़ को दवाई दो, तो आपको उसके एंजाइम इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स का पता होना चाहिए। सो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वारफरिन की डोज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब वो इफेक्टिव होगी, नहीं तो क्लॉटिंग होगी और बंदा मर सकता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें एंटीकोगुलेंट्स को दिया जाता है। अब हेपारिन होते हैं, नॉन माइक्रोसोमल वाले होते हैं समझदार, इनके कान में भी रिफाम्पिसिन आके बोलता है कि ऐसा करो, इतना धीरे काम थोड़ा तेज करो, अरे चुपे भाई यहाँ से, मेरी बड़ी मानेंगे हम, तो भगा देते हैं उसको, डांट के भगा देते हैं, भाग लेता है वो। ठीक है, सो नॉन माइक्रोसोमल पे की फ़र्क नहीं पैंदा, कोई फ़र्क नहीं पैंदा नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स पे। वो कहते हैं सानू अपना काम करेंगे, अपनों जैसी मर्जी अपन वैसे करेंगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ठीक, सो ये एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था ताकि आपको याद रहे कि एंजाइम इंड्यूसर में हमको डोज बढ़ानी है। अब कोई एक एंजाइम इनहिबिटर ले लेते हैं, सपोज़ इस मरीज़ को बीमारी हो गई एसिडिटी की। एसिडिटी में ड्रग ऑफ चॉइस तो आजकल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ही चल रहे हैं, ओमेप्रेजोल, लैंसोप्रेजोल, पैंटोप्रेजोल, बट कभी कभी हम H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं। एक H2 ब्लॉकर का नाम है सिमेटेडीन। सिमेटेडीन को भी नहीं देते आजकल, तो रानिटेडीन को देते हैं, क्योंकि सिमेटेडीन गायनिकोमेस्टिया करता है। इट इज वन ऑफ द डिस्को ड्रग्स, डिजॉक्सिन, आइसोनियाजिड, स्पाइरोनोलैक्टोन, सिमेटेडीन एंड ईस्ट्रोजेंस, कॉज एनलार्जमेंट ऑफ द मेल ब्रेस्ट। ठीक है, तो हम बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए। अब सिमेटेडीन दिया, सिमेटेडीन क्या है, सिमेटेडीन इज अ माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर, सिमेटेडीन। ठीक, तो इसने क्या किया, एंजाइम्स के नंबर को कम कर दिया। जैसे मैं आपको बता रहा था, वो एक दिन में क्या हो रहा था, 100 मॉलिक्यूल्स वर बीइंग मेटाबोलाइज्ड बाय 50 माइक्रोसोमल एंजाइम्स, और 50 मॉलिक्यूल्स बच रहे थे। फिर अगले दिन हम फिर 50 दे रहे थे। अब सिमेटेडीन ने देखा कि यार ये तो भैया हमारी बातों में आ जाएंगे, तो इसने कान में फुसफुसाया, इसमें तुम लोग क्या है इतनी तेज, अरे आराम करो, सो जाओ, आराम करो। उसने कहा अच्छा भैया आराम करते हैं, तो इसने इनका नंबर घटाए कर दिया 10। अब सिर्फ 10 एंजाइम्स ने मेटाबोलाइज किया। इट डिक्रीजेज द नंबर ऑफ एंजाइम्स बिकॉज इट इज़ एन एंजाइम इनहिबिटर। तो अब कितने हो गए, अब 90 मॉलिक्यूल हो गए। अब अगले दिन हमने फिर 50 दिए, 50 के 140 हो गए। अब हो गई वारफरिन की टॉक्सिसिटी। अब गंदे गंदे सिम्टम्स जो वारफरिन के ओवरडोज में प्रोड्यूस होंगे, वो सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगेंगे। सो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अब आपको वारफरिन की डोज को करना है कम। तो अगर आप एंजाइम इनहिबिटर के साथ कोई दवाई दोगे, तब आपको अकॉर्डिंगली डोज कम करनी पड़ेगी। एंजाइम इंड्यूसर के साथ दोगे तो आप डोज बढ़ा सकते हो। ओके, सबको क्रिस्टल क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं कुछ एंजाइम इंड्यूसर्स की। टॉकिंग टॉम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऐप्स। आई लव दिस ऐप, आई रियली लव दिस ऐप। ये बिल्ली को कुछ भी बोलो, ये पलट के बोलती है। तो आप इससे क्या याद होगा, मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन। ठीक है, तो G
PRS सेल फोन। इससे आप लोग बेसिकली याद रख सकते हो सारे एंजाइम इंड्यूसर्स के नाम। जी से एक वेरी कॉमनली यूज्ड एंटी फंगल ड्रग जो कि माइटोटिक स्पिंडल को इनहिबिट करती है फंगस के अंदर, इसका नाम है ग्राइसियोफल्विन। ठीक, उसके बाद एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग विच इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स में, स्पेशली फेनेटोइन। बट अब हमारे पास और सुपीरियर दवाइयाँ हैं, एंटी एपिलेप्टिक में बता दूंगा, पहले दिया करते थे बट इससे गम हाइपरट्रॉफी हो जाती है यहाँ पे फेनेटोइन की वजह से, तो अब इसको हम लोग थोड़ा कम देते हैं। हमारे पास सोडियम वैल्प्रोएट है, और भी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, नई जो गाइडलाइंस आई हैं उनके बारे में आपको बाद में बताऊँगा मैं, ठीक है, जो इस साल की गाइडलाइंस हैं। उसके बाद आर से रिफैम्पिसिन, जिसकी भी बात मैं कर ही रहा था थोड़ी देर पहले आप लोगों से। ठीक, इसको ट्यूबरक्लोसिस में इंटेंसिव फेज में 2 महीने की आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन चलाई जाती है। ऐसे आपको दिख ही रहा होगा बगल में, इट कैन किल योर लाइफ, सो प्लीज़ नेवर स्मोक। ठीक, सी से एक और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग जिसका नाम है कार्बामazepine। सलमान खान एक बहुत फेमस फिल्म एक्टर है जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हुआ था और उसने अपनी सर्जरी कराई थी उसके लिए। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, कार्बामazepine। ठीक, आजकल। और पी से हो गया फिनोबार्बिटोन। ठीक, फिनोबार्बिटोन विच इज़ अ बार्बिटोरेट सिडेटिव हिप्नोटिक्स में, इसको आराम से मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ओके, सो ये हो गया फिनोबार्बिटोन। उसके बाद हम आ जाते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स में। इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो, विटामिन के कैनॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। ठीक, सबसे पहला वी है वैल्प्रोएट, सोडियम वैल्प्रोएट। ये दिस इज वन ऑफ द ड्रग्स ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। के से एक एंटी फंगल ड्रग है, इसका नाम है कीटोकोनाजोल। बेसिकली फंगल सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस जो इंटीग्रिटी मेंटेन करती है अर्गोस्टेरॉल, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम लानोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमेथाइलेज। तो ये एक अजोल है विच इनहिबिट्स लानोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमेथाइलेज। सो पहले स्क्वालिन से स्क्वालिन एपॉक्सिडेज से लानोस्टेरॉल, लानोस्टेरॉल से 14 अल्फा डीमेथाइलेज से अर्गोस्टेरॉल। सो ये बेसिकली लानोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमेथाइलेज को इनहिबिट करेगा, अर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे हमारे सेल मेम्ब्रेन में होता है कोलेस्ट्रॉल जो कि सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को बना के रखता है, सो उसी तरह से फंगल सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को बना के रखता है अर्गोस्टेरॉल। सो लानोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल नहीं बना, तो इस वजह से फंगस की सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक, फिर सी से जिस दवाई का नाम है उसको कहते हैं हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये एक डीएनए गायरेज इनहिबिटर है, बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स। ठीक, अभी आप इतना ही याद रखो, बाद में बता दूंगा। डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव, ठीक है, डी एन से नेगेटिव, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इनहिबिट करता है टोपोइसोमरेज 4 को। अभी सिर्फ सुनो, अभी मत याद करो, बस सिर्फ सुनो। फिर मैंने आपको एक दवाई का नाम बताया था सिमेट्रिडीन, जिसको आप नहीं यूज़ करते हो क्योंकि डिस्को ड्रग है, एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट कर देती है। ठीक, सिमेट्रिडीन। उसके बाद ई से एरिथ्रोमाइसिन विच इज़ अ मैक्रोलाइड। एरिथ्रोमाइसिन गोज एंड बाइंड्स टू 50S राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स होते हैं दो, उसमें सब यूनिट्स होते हैं 50S 30S। ये 50S पे बात बाइंड करती है, 50S स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग यूनिट्स। ठीक, एरिथ्रोमाइसिन इज़ अ मैक्रोलाइड। और आई से आखिरी दवाई हमारी जिसको हम कहते हैं आइसोनियाजिड, ऑल्सो नोन एज, ये इसी की ट्रीटमेंट रेजिमेंट शुरू में चलती है 2 महीने के लिए ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों में। 2HR, ऋतिक रोशन HR, आई लव ऋतिक रोशन। ठीक है, आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन। तो ऋतिक रोशन ने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया है HRX करके, H से आइसोनियाजिड, R से रिफैम्पिसिन। अब आइसोनियाजिड का ही दूसरा नाम है आइसो निकोटिनिक
एसिड हाइड्राजाइड। ठीक। So this brings us to an end of the enzymes involved in biotransformation reactions. Bye.